हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ने के लिए हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ हमने डेफिनेशन में। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज ऑन विच दे एक्ट। मतलब ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है आपको। तो इसमें आपको ये मेंशन किया हुआ है भी जो मैकेनिक्स है वो इंजीनियरिंग की ब्रांच है। सबसे पहले तो ये किसकी ट्रेड है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स। मतलब इसमें आप अप्लाइड मैकेनिक्स में हर एक चैप्टर में फोर्सेस देखेंगे भाई कैसे फोर्सेस, दो फोर्सेस किसी बॉडी पे 60 डिग्री पे लग रही हैं जहाँ 90 डिग्री पे लग रही हैं, जहाँ नंबर ऑफ फोर्सेस, मैं ये नहीं कह सकता भी दो फोर्सेस, बहुत सारी फोर्सेस, कितनी सारी भी फोर्सेस किसी बॉडी पे लग रही हैं। तो उस फोर्स, जब वो इतनी सारी फोर्सेस लगती हैं तो उसके कारण कुछ इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। तो उसके जो कॉज ऑफ इफेक्ट हैं या जो उसके इफेक्ट्स हैं उसकी स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने बुक के हिसाब से जाते हैं द टर्म इज नोन एज अप्लाइड मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स में क्या कनेक्शन है वो देखते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स एक्चुअली दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ मैकेनिक्स ही है, बट अप्लाइड मतलब हम मैकेनिक्स की वेरियस प्रिंसिपल्स, वेरियस लॉ को यूज़ करते हैं और उनको अप्लाई करते हैं। जैसे अप्लाइड नाम इसलिए डाला है इसका, हम मैकेनिक्स के वेरियस प्रिंसिपल एंड लॉज को हम यूज़ करके उसको अप्लाई करते हैं टू सॉल्व वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। मतलब नंबर ऑफ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। जैसे हमने सपोज घर बनाना है, घर का जो बीम है उसकी ब्रेड्थ कितनी हो, उसकी ब्रेड्थ कितनी हो, उसकी लेंथ कितनी हो, वो कितना लोड बियर कर सकता है, ये सब कुछ। ये जब हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को, तो उस ट्रेड को हम कह देते हैं दैट इज़ बेसिकली अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैकेनिक्स। मतलब एक्चुअली दिस इज अ मैकेनिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स एज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन ऑफ, मतलब सॉल्यूशन ऑफ वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। वी आर अप्लाइंग डिफरेंट लॉज एंड प्रिंसिपल्स, हम लॉज ऑफ प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं टू सॉल्व वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। बहुत सारी जो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए जब हम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल लॉ को यूज़ करते हैं, उनके सॉल्यूशन निकालते हैं, तो उस टर्म को हम अप्लाइड मैकेनिक्स कह देते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर है। आप एक काम कीजिए, स्क्रीन पॉज करके ये जो मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके इसको चलते हैं आगे। ठीक है, नाउ वी जस्ट क्लासीफाई द टर्म्स ऑफ मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स आगे कैसे कैसे डिवाइडेड है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में बात करें कि वो डिवाइडेड कितने पार्टों में है, तो हम सबसे पहले लिखते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स इज फर्दरली डिवाइडेड इनटू स्टैटिक एंड देन डायनामिक। देखो नाम से ही पता लगता है स्टैटिक एंड डायनामिक का भी क्या, इससे क्या मतलब है। ठीक है, स्टैटिक मीन्स मैंने मान लिया ये कोई बॉडी है, ठीक है, आई सपोज दिस द बॉडी, कोई भी इररिस्पेक्टिव शेप की मैंने ले ली। इस पर वेरियस नंबर्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस वन। आई सपोज यहाँ पर एक फोर्स लगी F1, यहाँ पर लगी एक फोर्स F2 और यहाँ पर एक फोर्स लगी F3। लेकिन ये तीनों फोर्सेस लगने के कारण भी ये बॉडी किस में है, रेस्ट पे है। बॉडी किस में है, रेस्ट में है। रेस्ट में जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ोगे ना अप्लाइड मैकेनिक्स, तो रेस्ट को एक टर्म बोल देते हैं जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब है, मैं ये नहीं कह रहा भाई बॉडी पे फोर्स नहीं लग रही, मैं कहता हूँ लाखों हजारों फोर्सेस लग रही है लेकिन फिर भी बॉडी एट रेस्ट है, तो उसकी स्टडी को मतलब हम अप्लाइड मैकेनिक्स में उस पार्ट को हम स्टैटिक्स कह देते हैं। मतलब ये ब्रांच है तो अप्लाइड मैकेनिक्स की है स्टैटिक, बट ये डील करती है जब बॉडी किस में हो, रेस्ट पे हो। मतलब दिस इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेज acted on a body but the body is always at rest or in equilibrium। means इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, कह देंगे when, जहाँ ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में, when number of forces acted on a body but body is at rest, body is at rest, then this branch of engineering is comes under the part of static
हमको ये पता लग गया व्हाट इज स्टैटिक मैकेनिक्स। नाउ वी गो टू डायनामिक। डायनामिक का नाम से ही पता लगता है जो समय के साथ चीज़ चेंज हो। डायनामिक जैसे फैशन को हम डायनामिक कहते हैं, वो समय के साथ चेंज होता है, लेकिन हम इधर फैशन की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डायनामिक जनरल बात करेंगे। भाई डायनामिक क्या है? डायनामिक है, हम स्टडी करनी है, ठीक है, यही सब है। व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट इन बॉडी, बट व्हेन बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन, तो हमने मेजर पार्ट ऐसे ही लिख लिया, बॉडी इज इन मोशन, और बेसिक डेफिनेशन सेम है। तो इसके भी फर्दर क्लासिफाइड है बॉडी इन मोशन में भी। इसके डायनामिक्स के 2 पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट इज काइनामेटिक्स एंड सेकंड वन इज काइनेटिक, ठीक है। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काइनामेटिक एंड काइनेटिक्स, ठीक है। तो ऐसे अभी इसका सबसे इजी एग्जांपल है काइनामेटिक वर्स काइनेटिक का। आपने एक काम कीजिए, सपोज मैंने यहाँ पर एक कुर्सी ले ली, चेयर ले ली, ये सपोज चेयर मान ली, या कोई बुक मान ली, हमने इस बुक के यहाँ पर फोर्स लगाई, तो फोर्स लगाने से ये आगे बुक मूव हो गई, ठीक है, मूव हो गई। अगर हमने सिर्फ बुक के बारे में स्टडी करना है, बुक की वेलोसिटी, बुक का टाइम या बुक का डिस्प्लेसमेंट, अगर सिर्फ बुक के बारे में स्टडी करनी है, तो दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ काइनामेटिक्स। मतलब हम जो जिस बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं, जो उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है हम उसको स्टडी नहीं कर रहे। यानी मैं कह सकता हूँ इट इज़ बेसिकली द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडी, जो बॉडीज कह दी, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स which cause its motion, मुझे लगता है ये समझ में आ गया। मतलब जो उसका कॉज है उसकी स्टडी नहीं करनी। जैसे सर ये सर आप इंजीनियरिंग में बताओ, ये तो बुक रख दी आपने, तो बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे हम ये बना लेते हैं, आई सपोज दिस इज अ सिलेंडर एंड ये उसमें पिस्टन है, और पिस्टन के साथ ये आगे कनेक्टिंग रॉड है, कनेक्टिंग रॉड आगे क्रैंक से जॉइंट है, और ये कुछ ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पर जब गैसेस बर्न होती हैं तो इसको प्रेशर फोर्स डालती हैं, तो इसमें फोर्स डालती हैं, तो ये पिस्टन है जो वो नीचे जाता है, पिस्टन नीचे जाता है, तो ये जो आपकी कनेक्टिंग रॉड है ये भी नीचे जाती है, कनेक्टिंग रॉड भी नीचे जाती है। अगर आप सिर्फ कनेक्टिंग रॉड की स्टडी करें विदाउट कंसिडरिंग द पिस्टन, मतलब आप पिस्टन के बारे में स्टडी नहीं कर रहे, यानी देखो इसको धक्का कौन मार रहा है भाई, सर पिस्टन धक्का मार रहा है, तो पिस्टन की स्टडी ना करो, सिर्फ कनेक्टिंग रॉड की स्टडी करो, तो वो काइनेमेटिक में आ गई। काइनेटिक है इधर जो विदाउट लिखा है, विदाउट की जगह विद डाल दीजिए, तो वो काइनेटिक हो गया। मतलब विद का मतलब द मोशन ऑफ बॉडीज विद कंसीडरिंग द फोर्सेस व्हिच कॉज इट्स मोशन। मतलब आप कनेक्टिंग रॉड की भी स्टडी करोगे और पिस्टन की भी स्टडी करोगे। जब आप इन दोनों चीज़ों की स्टडी करोगे तो दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ काइनेटिक्स, ठीक है। तो हमने मेजर रूप में अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, इसके टाइप्स पढ़ दिए हैं, टाइप्स ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स हमें क्लियर हो गया। अप्लाइड मैकेनिक्स वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम मैकेनिक्स की लॉज या प्रिंसिपल की मदद लेते हैं तो हम उस ब्रांच को अप्लाइड मैकेनिक्स कह देते हैं। अप्लाइड मैकेनिक्स के 2 मेजर पार्ट है, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक बॉडी एट रेस्ट पे स्टडी होती है। वेरियस स्टैटिक में ये नहीं कहा गया कि फोर्सेज नहीं लग रही, फोर्सेज बहुत सारी लग रही हैं, लेकिन फिर भी बॉडी एट रेस्ट है, उसकी स्टडी को स्टैटिक। और डायनेमिक जब बॉडी इन मोशन है, जब फोर्सेस लग रही हैं, जैसे पिस्टन है, पिस्टन ने कनेक्टिंग रॉड को धक्का मारा, तो कनेक्टिंग रॉड की सिर्फ अकेले की स्टडी करनी और पिस्टन की स्टडी नहीं करनी, यानी आपने पिस्टन की स्टडी नहीं की, आपने सिर्फ कनेक्टिंग रॉड की स्टडी की, तो उसको हम कम अंडर द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स कहते हैं। अगर हम दोनों की स्टडी यानी कॉज और मोशन यानी पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड दोनों की स्टडी करें तो उसको हम काइनेटिक में लेते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक डेफिनेशन होगी। चलो आगे चलते हैं। जब आप आगे मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो बेसिकली आपको एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, दैट इज़ बेसिकली रिजिड बॉडी। ये बहुत ज़रूरी है, रिजिड बॉडी का क्या मतलब है, ठीक है। रिजिड बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। आई सपोज दिस इज अ रिजिड बॉडी। देखो ये तो पता लग जाता है आपको भाई रिजिड बॉडी यानी वो बॉडी जो बहुत सख्त है, जिसको हम दबा नहीं सकते, हम उस बॉडी को रिजिड कह देते हैं। जिसकी शेप और साइज चेंज ना हो उसको हम रिजिड कहेंगे, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन इसकी ऐसी है, द बॉडी विच डज नॉट चेंजेस इट्स शेप and size
under the effect of forces acting on it। सर ये तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई भाई। ये रिजिड बॉडी, ये देखो ये जो डेफिनेशन है ये एक्चुअली ये इंजीनियरिंग की डेफिनेशन नहीं है। मतलब इंजीनियरिंग में हम इस रिजिड बॉडी को ऐसे डिफाइन नहीं करते होते, ठीक है। बट हाँ जनरल है, जैसे देखो कोई भी चलता फिरता आदमी है उसको कह दो भी सख्त बॉडी रिजिड बॉडी होती है, जिस पे हम फोर्स लगाएं वो ना दबे तो उसकी शेप भी चेंज नहीं होगी, तो हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी कह देते हैं, ठीक है। बट फ्रेंड्स ऐसे है भाई, नेचर में रिजिड बॉडी होती हुई नहीं है। मतलब कोई बॉडी आई सपोज 10 न्यूटन पे नहीं दबेगी तो 40 पे दब जाएगी, 40 पे नहीं दबेगी तो 400 पे दब जाएगी, 400 न्यूटन पे भी अगर बॉडी कंप्रेस नहीं होती है तो 5000 न्यूटन पे कंप्रेस हो जाएगी। मतलब रिजिड बॉडी की डेफिनेशन देना बिल्कुल आइडल रिजिड बॉडी होना ये नामुमकिन सी बात है, बट लेकिन हम मानते हैं रिजिड बॉडी क्या है। चलो इसकी इंजीनियरिंग में कैसे हम रिजिड बॉडी को डिफाइन करते हैं अच्छी तरीके से देखना आप सब ने, ठीक है। सपोज मैंने क्या ले लिया, एक बॉडी कंसीडर कर ली, आई सपोज दिस इज अ बॉडी and I suppose I mark a 2 point A and B like this one, ठीक है। I suppose the distance between these 2 points is D, ठीक है। अभी मैंने कहा मैंने इस बॉडी पे बड़ी सारी फोर्सेस लगा दी साइड से, यानी एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, एक फोर्स यहाँ से, नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अभी पहले ना मैंने बिफोर अप्लाइंग force the distance between A and B is D था। Before applying the force the distance between AB is D which is equal to, ये इक्वल हो गया कब, जब आपने फोर्स लगाई और फोर्स लगाने के बाद अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। सोचो अगर मैंने फोर्स लगाई तो ये डिस्टेंस चेंज होना चाहिए था, ये डिस्टेंस अगर मैं फोर्स कंप्रेसिव लगा रहा हूँ तो ये दब जाना चाहिए था, यानी डिस्टेंस से भी कम हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर डिस्टेंस यानी बिफोर अप्लाइंग द फोर्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी एंड आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स द डिस्टेंस remains D, then the body is said to be rigid, rigid। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। देखो लिखना कैसे है वो आपने देखना है, वैसे मैं आपको शॉर्टकट नोट्स बड़े अच्छे बना के दे रहा हूँ। मतलब रिजिड बॉडी वो बॉडी है जिसको बिफोर और आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, अगर दो मॉलिक्यूल्स जो आपने कंसीडर किए हैं अगर उन दोनों का डिस्टेंस चेंज नहीं होता तो हम उन बॉडीज़ को रिजिड बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर है। तो हम रिजिड बॉडी का कंसेप्ट समझेंगे। जब भी हम अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है तो हमने हमेशा ही बॉडी को क्या मान के चलना है, रिजिड, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। अभी जस्ट इस पूरे सब्जेक्ट में जब आप अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो एक कमाल की बात है, हर टाइम जो यूनिट होती है हर एक चीज़ की वो न्यूटन होती है। तो हम सबसे पहले यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ जो इस पूरे सब्जेक्ट में यूज़ होना है वो ध्यान से देखना है। यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फ्रिक्शन, यूनिट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ एफर्ट, यूनिट ऑफ लोड। सर इतनी सारी यूनिट, इन सब बॉडी ये जो सारे के सारे टर्म्स लिखे हैं ये इसमें आपके अप्लाइड मैकेनिक्स में यूज़ होने वाले हैं, और इन सब टर्म्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन, ठीक है। दिस इज़ अ यूनिट ऑफ ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं कह सकता हूँ वेट, फोर्स, फ्रिक्शन, रिएक्शन, एफर्ट एंड लोड, सबकी यूनिट न्यूटन है। तो ये आपको याद होनी चाहिए भी यूनिट ऑफ, मैंने यहाँ पर फोर्स लिखा है, एक्चुअली ये वेट इज़ अ फोर्स, फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स, रिएक्शन, एफर्ट, लोड, ये हैं सारी फोर्सेस के बीच में ही है, ठीक है। तो अगर आपको मास दे दिया जाए, सपोज मास दे दिया 20 kg, तो इसको आपने वेट में कन्वर्ट करने का मेथड जरूर आना चाहिए। वेट इज़ मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
और जी की वैल्यू नेचर में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी नियरली इसको हम 10 मान लेते हैं। तो जैसा मास है उसको जी यानी 9.8 की जगह आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, यानी दिस इज 200 न्यूटन। यानी दिस इज द कंसेप्ट हाउ वी कन्वर्ट अ मास इनटू वेट। देखो मास एंड वेट का जो डिफरेंस था ये जनरली फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है, सेकंड ईयर में इसको कम ही पूछते हैं अभी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। कोई नहीं, हम इसको अगले लेक्चर में मास एंड वेट का भी डिफरेंस देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।